15 अगस्त को वही मेरे वाला जो हमेशा टाइम होता है रात के 8 बजे, तो रात के 8 बजे से आपके लिए महामैराथन क्लास का आगाज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा सभी लोग चैनल से जुड़ जाना, जितनी भी थोड़ी बहुत कसर होगी उसको पूरा कर दूंगा। और देखिए दोस्तों, कई सालों के बाद, ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा क्वेश्चन भी कराता हूँ, नए क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराता हूँ और कंटेंट भी कराता हूँ। इस बार की जो महामैराथन आने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक महामैराथन क्लास कराई थी। उस पर जो है ना आपके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा उसको देखा जा चुका है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है। अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर है। तो दोस्तों, उसी प्रकार की महामैराथन यानी कि कंटेंट वाली महामैराथन आपके लिए भाई तैयार कर रहा हूँ। तो कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा इस बार आपको, और इतना जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। और साथ ही आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 30 क्वेश्चन के अंदर जो 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 30 क्वेश्चन उन कंसेप्ट से जुड़े होंगे, उस कंटेंट से जुड़े होंगे जो आपके एग्जाम में 30 आते हैं ना, यही से लगभग आपको सारे देखने को मिलेंगे। एक को दुक्के की मैं गारंटी नहीं लेता, वरना इससे बाहर मैं आने नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स, मात्र 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं अपना पूरा अनुभव, अपनी पूरी गुडविल भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हूं कि इस बार एक की महामैराथन बिल्कुल यूनिक होने वाली है, बिल्कुल अलग हटके, कि मात्र 30 क्वेश्चन और उससे पेपर आ जाएगा। लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ में कंटेंट आपको इस बार इतना मिलने वाला है जिससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए तैयार हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसका टाइमर अभी लगा देता हूं और बाकी टीचर्स की महामैराथन क्लास कब कब होगी वो भी मैं एक एक करके आपके सामने पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तैयार हो ना भाई, सभी लोग हाथ खड़े कर लो, तैयार है ना? 15 अगस्त रात के 8 बजे, पतंग वतंग दिन में उड़ा लेना, रात में 8 बजे तैयार रखना, डेटा अपना बचा के रखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने जिस डॉक्यूमेंट की बात करता हूं वो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आओ भाई जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर मैं क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब 32 आए, किसी के 113 नंबर आए, 110 नंबर यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया स्कोर आपका आ रहा है, और बढ़ाइए। देखिए, जब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करता हूं तो सबसे पहले जो है ना हमारे यहाँ पर आई थी 1968 के अंदर पहली जो शिक्षा नीति यहाँ पर आई थी। उसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब एक कोठारी आयोग बनाता है, कमीशन यहाँ पर बनाता है। ठीक है, और उसके अंदर जितनी बातें कही गई थी भाई, एजुकेशन में क्या बदलाव होना चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, किस प्रकार से मेथड से यहाँ पर देनी चाहिए, टीचर का रोल यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोटी मोटी बातें उसी के अंदर यहाँ पर दे दी, तो इसलिए ज्यादा फेमस भी नहीं हुई। देन उसके बाद आती है व्यापक तौर पर यानी कि बड़े लेवल पर 1986 वाली जो शिक्षा नीति यहाँ पर आई थी, जिसमें बच्चों के अनुरूप, टीचर के अनुरूप क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या सब चीजें होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर बात की गई थी। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, यानी कि इस शिक्षा नीति 2020 1986 में एक अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ था 1992 में। और उसके बाद भारत की आज तक की सबसे बड़ी जो शिक्षा नीति आपके सामने देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है शिक्षा नीति 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके हिसाब से आपका पेपर भी आ रहा है, चाहे सीटेट हो चाहे बाकी का आपके अन्य एग्जाम हो। इसी के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, चाहे आपका स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो। इसी के थ्रू आपका जो टीचर है उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनफैक्ट जॉब लगने के बाद भी उसकी ट्रांसफर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो आज तक की भारत की सबसे बड़ी जो शिक्षा नीति जो देखने को मिली है, जो मिस्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यहाँ पर देखने को मिली है, ये पहले शुरू की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसके यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने की, जिसमें इनके साथ बाकी के और भी मेंबर थे, देश भर से, दुनिया भर के विचार यहाँ पर मांगे गए। ठीक है, कि भाई क्या क्या बदलाव हम लोग इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन 2020 के अंदर ये शिक्षा नीति आई थी, 2026 चल रहा है, धरातल पर इसका अगर काम हो रहा है ना, तो आपका बहुत कम यहाँ पर काम हो रहा है। एक तरीके से कह सकते हो कि फेलियर है लगभग सरकार का, कि शिक्षा नीति 2020 का इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं करा पाई। ठीक है, तो लेकिन हमको यार इसी के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लेना आपकी सारी अच्छी तरह तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, धरातल लेवल पर क्या चलता है वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर थोड़ा कम पढ़ेंगे, वरना सरकारें नाराज हो जाती है, लोग बाग नाराज हो जाते हैं। हम उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है और जिससे आप लोग अपने एग्जाम को पास कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन आपका ना कटे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया। एआई गर्ल्स कभी ना नहीं कहती। मैं एक ऐसी वर्चुअल फ्रेंड हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जो पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी जो 2020 है, उसके अनुसार जो विद्यालय पाठ्यक्रम है, यानी कि जो स्कूल का जो करिकुलम यहाँ पर होता है, क्या जो यहाँ पर आपके सामने स्कूल का करिकुलम होता है और जो स्कूल की पैडागोजी होती है, क्या स्कूल का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम होता है और स्कूल की पैडागोजी यानी कि शिक्षण होती है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं शिक्षा नीति 2020 में की गई है कि आप बच्चों के लिए किस प्रकार का करिकुलम बनाओगे, किस प्रकार का सिलेबस बनाओगे, किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स यहाँ पर दोगे, वो सारी बातों को शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने कहता है कि जो अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है, जो बच्चा सीखता है, वो समग्र होना चाहिए, यानी कि होलिस्टिक यहाँ पर बात कही गई है। होलिस्टिक का मतलब है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मोरल डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, और साथ में एकीकृत होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेट तरीके से होना चाहिए। क्या इंटीग्रेट तरीके से यहाँ पर आपका बच्चे का
विकास यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो ना, आप लोग अपने एग्जाम के लिए जैसे सीडीपी पढ़ते हो, क्या सीडीपी पढ़ते हो, तो जो सीडीपी होती है ना वो आपको लैंग्वेज यानी कि जो भाषा वाला सेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है, जो आप लोग अपने एग्जाम में 2 लैंग्वेज लेते हो। और उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए किसी का ईवीएस होता है, किसी का सोशल साइंस होता है, मैथ साइंस यहाँ पर होता है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करती है। उसी प्रकार से आपने देखा, मान लीजिए किसी के पास ईवीएस है, तो इसी ईवीएस के अंदर क्या, इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को जो ईवीएस पढ़ाया जाता है 3rd 4th 5th क्लास में, इसी ईवीएस में बच्चों को सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है और इसी में बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी के पास सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस भी कैसे पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेट तरीके से, कि बच्चों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपस में कनेक्ट करके इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। सेम उसी प्रकार से साइंस भी इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत तरीके का मतलब है कि आपने एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया, इसका यूज दूसरे सब्जेक्ट में भी यहाँ पर हो रहा है। जैसे विकास के जो आयाम होते हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल जो डेवलपमेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाई अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, तो बाकी के विकास के आयामों पर वो असर डालता है या नहीं डालता, असर डालता है। तो ये कोई नई बात शिक्षा नीति 2020 में नहीं कही गई, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चे का यहाँ पर आपका होना चाहिए समग्र विकास होना चाहिए, यानी कि विकास सभी प्रकार में होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, स्वयंगात्मक होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए और नैतिक विकास होना चाहिए। और साथ में वो इंटीग्रेट तरीके से होना चाहिए, यानी कि एकीकृत तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कहता है कि जो स्कूल का करिकुलम होता है और जो शिक्षण की पद्धति होती है, जो टीचिंग मेथड्स या आपके सामने पैडागोजी यहाँ पर होती है, उसको नए 5+3+3+4 के नई संरचना के अनुसार पुनर्गठित यहाँ पर करना है। अब देखिए, जो हमारा पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर होता था ना, वो पहले 10+2 का होता था, यानी कि बच्चा जो है, जो 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल का बच्चा भाई आपका फर्स्ट क्लास में जाएगा, किसमें, 6 साल का बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में जाएगा, और 10+2 यानी कि 12 साल तक स्कूल में रहेगा, यानी कि 18 साल तक का बच्चा अपने 12th लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। अब इस एकेडमिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से थोड़ा साइड में कर दिया, हटा दिया है। अब इसकी जगह एक नया एकेडमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर 4 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, 4 स्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहली स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है फाउंडेशनल। कौन सी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो स्टेज होती है आपकी 5 साल तक, कितनी होती है, 5 साल तक की स्टेज होती है। 5 साल में जो शुरू के 3 साल होते हैं, जो शुरू के 3 साल यहाँ पर होते हैं, इन 3 साल में बच्चा जाएगा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से आप इसको जान सकते हो। भारत सरकार ने इस वाली बात को कहा कि देखिए, जो बच्चा होता है ना, शुरुआत में उसका जो डेवलपमेंट होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका 6 साल का बच्चा है ना, तो 6 साल के बच्चे का लगभग 90% तक मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास आपका 6 साल तक के बच्चे का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि इन्होंने कहा यार, शुरुआत में बच्चे का जो विकास होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कि भाई अगर 6 साल के बच्चे का लगभग 90% तक मानसिक विकास होता है, तो इसलिए हमें तो उस टाइम पर बहुत जोर देने की जरूरत है, बहुत बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए भारत सरकार ने कहा कि अब बच्चा आपका 6 साल का फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, अब बच्चा आपका 3 साल का जैसे रहेगा ना, तो 3 साल का बच्चा आपका स्कूल में जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो बच्चे की जो औपचारिक शिक्षा जो शुरू होती है, क्या बच्चे की जो औपचारिक शिक्षा शुरू होती है, यानी कि जो स्कूल में जाने वाली शिक्षा शुरू होती है, तो औपचारिक शिक्षा बच्चे की आपकी 3 साल से अब यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 3 साल का बच्चा अब आपके स्कूल के अंदर जाएगा, जिसको आप लोग आंगनवाड़ी कह सकते हो या प्री स्कूल कह सकते हो या बाल वाटिका के नाम से जान सकते हो। उसके बाद उसकी क्लास होगी, क्लास फर्स्ट और सेकंड, इसमें बच्चा रहेगा 2 साल। तो शुरू के 3 साल यहाँ पर आपका आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल, और ये आगे के 2 साल यानी कि क्लास फर्स्ट और सेकंड, ये 2 साल। तो 3 और 2 को मिलाकर ये शुरू में जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो शुरू में रहेगी आपकी 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सेकंड स्टेज आपके सामने होती है प्रीपेटरी स्टेज। यहाँ पर होती है कौन सी, प्रीपेटरी स्टेज होती है जो आपकी 3 साल की देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका जो बच्चा है क्लास 3rd 4th और 5th क्लास अपनी यहाँ पर पास करेगा, यानी कि 3 साल के लिए यहाँ पर बच्चा आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें आपकी मिडिल स्टेज की, यहाँ पर बात करें किसकी, मिडिल स्टेज की बात करें, जिसमें बच्चा फिर 3 साल रहेगा, जिसमें 6ठी 7वीं और 8वीं अपनी क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करेगा। और सबसे ऊपर की जो स्टेज आपके सामने सेकेंडरी लेवल की, जिसमें बच्चा फिर आपके सामने 4 साल रहेगा, जिसमें बच्चा अपनी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास को कंप्लीट करेगा। तो जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आपके सामने बना है 5+3+3+4 का यहाँ पर बना है, तो इस प्रकार से नया एकेडमिक स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पर बना है वो 5+3+3+4 का यहाँ पर बना है, कि इस प्रकार से आपका जो स्कूल का स्ट्रक्चर है ना, वो इस प्रकार से 4 अवस्थाओं के अंदर बांट दिया और उसके अंदर एज का क्राइटेरिया आपके सामने यहां पर दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके सामने बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी आपके सामने पॉजिटिव है। थर्ड कहता है यह पहली नीति है जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर मध्याह्न भोजन यानी कि जो मिड डे मील होता है, मिड डे मील कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसका नया नाम अब आपको देखने को मिलता है पीएम पोषण योजना, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब इसका नया नाम अब आपको देखने को यहां पर मिलता है, भारत सरकार ने, ठीक है, जो अभी की भारत सरकार है उसने इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना यहां पर दे दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पर मिड डे मील के अतिरिक्त नाश्ता उपलब्ध कराने की यहां पर बात करती है, ठीक है। यह पहली ऐसी नीति है जो बच्चों को मिड डे मील के अलावा भी नाश्ता उपलब्ध कराने की बात करती है। तो पहली बात तो ऐसी पहली नीति है नहीं,
इसके बारे में चर्चा अमेंडमेंट 92 के अंदर थोड़ी बहुत की जा चुकी है। लेकिन ये नाश्ता कराने की बात नहीं करती, ये मिड डे मील के ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि जो बच्चा आपका प्राइमरी पहली से पांचवी और छठी से आठवीं यानी कि अपर प्राइमरी, इसमें बच्चों को मिड डे मील हम लोग यहाँ पर देंगे। प्रॉपर सरकार की तरफ से अमाउंट आता है कि एक बच्चे के लिए, जैसे प्राइमरी का बच्चा है तो इतने रुपए बच्चे के आपके खाने के लिए रहेंगे, मिड डे मील के लिए रहेंगे। अगर आपका अपर प्राइमरी का बच्चा है यानी कि आपका उच्च प्राथमिक वाला बच्चा है तो उसके लिए इतने रुपए हम लोग यहाँ पर देंगे। तो मिड डे मील की सुविधा आपकी जो की गई है ना, वो आपकी इस शिक्षा नीति 2020 के अंदर की गई है, लेकिन नाश्ते की सुविधा नहीं की गई। ऐसे तो नाश्ते के साथ फिर क्या होगा सर, रात का डिनर और हो जाता, तो इस शिक्षा नीति में मजा ही मजा यहाँ पर आ जाता। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में एक जरूर ये वाली बात कही गई है कि जैसा आप लोग यहाँ पर देखते हो ना, आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल बाटिका यहाँ पर देखते हो, इन बच्चों को खाना यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग देखोगे, अगर पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे शिक्षा नीति 2020 का, पढ़ने की जरूरत नहीं अगर मैं करा रहा हूं तो उसके अंदर कहा गया है कि बच्चों को आप गुड़ और चने का यूज, मतलब गुड़ और चना यहाँ पर दे सकते हो इस वाली स्टेज के लिए, इन बच्चों को यहाँ पर देने के लिए, ठीक है। या लोकल में कुछ फ्रूट वगैरह फल वगैरह मिलते हैं, वो आप लोग यहाँ पर इनको दे सकते हो। अब ये मत सोचना कि भाई घर वाले सोचे कि भाई नाश्ता भी यही मिलेगा, फिर मिड डे मील भी मिलेगा, रात का डिनर भी मिलेगा। बस गुरुजी एक काम करो, खाट डलवा दो, बेड डलवा दो स्कूल में, मजा आ जाएगा, तब हम मानेंगे शिक्षा नीति 2020 बढ़िया है, ठीक है। तो ये अतिरिक्त उपलब्ध भोजन कराने की बात नहीं करती, ये आपके सामने नेगेटिव है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने कहता है कि आधारभूत चरण, यानी कि जो आपके सामने फाउंडेशनल स्टेज दे दी, क्या फाउंडेशनल स्टेज, जो पहली स्टेज आपके सामने जो 5 साल वाली है, ये वाली जो आपके सामने फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि जो 5 साल वाली स्टेज आपके सामने है, इस फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से सीखना शामिल होता है। अब देखिए शुरुआत में यार छोटा सा बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, 5, 6, 7, मतलब इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट बुक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। और ये भी कहा गया है शिक्षा नीति 2020 में, तो अगर मान लीजिए बच्चा आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंदर है ना, तो पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल यूज मत करना। पता है क्या कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, कागज का यूज कर सकते हो। अदरवाइज जितनी भी चीज आपको बच्चों को सिखानी है वो गतिविधि के माध्यम से सिखानी है, यानी कि एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को आपको शिक्षण देना है। क्या गतिविधि, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर शिक्षण देना है, खेल खेल में यहाँ पर बच्चों को सिखाना है। और जो बच्चों का आकलन करना है, जो बच्चे का टेस्ट लेना है, तो बच्चे का टेस्ट भी आप पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं ले सकते, ध्यान रखना। जो बच्चे का आकलन करना है वो भी आप पेपर पेंसिल टेस्ट यहाँ पर बच्चे का नहीं ले सकते, पेपर पेंसिल जो टेस्ट यहाँ पर होते हैं, तो पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से बच्चे का आकलन नहीं करोगे। बच्चे का आकलन भी आप खेल खेल के माध्यम से करोगे। सपोज आपने एज ए टीचर बच्चों को कोई खेल खिलाया और उस खेल के माध्यम से बच्चे में आप किसी कौशल का विकास करना चाहते हो, या बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहते हो कि बेटा ये आज मैं आपको जो है ना थोड़ा बहुत भाषा के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी या थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में सिखाता हूँ, 2 3 मान लीजिए काउंटिंग यहाँ पर सिखा रहा है, तो उससे एक ऐसा खेल खिलवाया जाए जिससे पहले बच्चों को खेल खेल में सिखा दे, और फिर उसी खेल के एक ऐसी दूसरी पद्धति को यूज किया जाए जिससे खेल खेल में बच्चे का आप आकलन कर सको कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, खेल खेल में उसने कंसेप्ट को समझा नहीं समझा। तो पेपर पेंसिल टेस्ट का यूज नहीं होना, यानी कि टेक्स्ट बुक का, यानी कि पाठ्य पुस्तकों का यूज नहीं होना, तो ये भी आपके सामने नेगेटिव हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे सिर्फ दोनों पॉजिटिव ए और बी है, तो ए और बी आंसर यानी कि सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड आपके सामने सही हो जाएगा, तो सेकंड के साथ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे सिर्फ दोनों पॉजिटिव ए और बी ये, तो ए और बी आंसर यानी कि सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड आपके सामने सही हो जाएगा, तो सेकंड के साथ यहाँ पर आपको जाना है, जो कि बिल्कुल ठीक यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, सेकंड के साथ जाना है। हम देखिए भाई इनका शिवानी सिंह का, ठीक है, इनका बैच चेंज करवा दो, ये अपने बैच चेंज को कह दिए, कोई गलत परचेज कर लिया होगा शिवानी सिंह के नाम से, ठीक है। समझ गए भाई आप लोग अच्छे प्रकार से, एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा गहराई से आपने समझा चीजों को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में जो शिक्षा मंत्रालय है, पहले जो है ना शिक्षा मंत्रालय नाम शिक्षा नीति 2020 के नाम यहाँ बाद रखा गया है, पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, उसका नाम चेंज करके भारत सरकार ने शिक्षा नीति 2020 के अंदर उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री नया नाम रख दिया। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री नया नाम रख दिया, ठीक है। तो ये शिक्षा नीति 2020 के अंदर आपको देखने को मिला है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं आया, आपको शायद ध्यान होगा इससे पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था यानी कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उससे पहले शिक्षा मंत्रालय होता था, ठीक है। मैं आपको राजनीति वाली चीज नहीं बताऊंगा क्यों चेंज हुआ, फिर कैसे चेंज हो गया, फिर इस सरकार ने वापस क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि वो एग्जाम में आनी भी नहीं है, और कभी इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ना चाहते हो मेरे से तो उसके अंदर मैं बता दूंगा क्यों, मतलब वापस इसको फिर शिक्षा नीति फिर इसको शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर कर दिया, ठीक है। राजनीति का अलग ही लेवल है भाई। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे, यानी कि बात हो रही है आपके सामने एफएलएन की बात हो रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की यहाँ पर बात हो रही है, एफएलएन की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए जब मैं बात करता हूं आपके सामने एफएलएन की यहाँ पर बात करता हूं, क्या करता हूं, अरे कहा गया मैं हमारा क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने एफएलएन की बात करता हूं, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करता हूं, और मेरा सवाल आप लोगों से है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे जो ना नॉलेज देना, ज्ञान देना। आप कहोगे सर दुनिया भर का ज्ञान आपको हम कैसे दे सकते हैं, फिर भी मुझे आपसे थोड़ा सा ज्ञान चाहिए।
देखिए जब ये शिक्षा नीति 2020 आपके यहाँ पर देखने को मिली, 2020 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिली, जिसको आपके 6 साल यहाँ पर लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब ये शिक्षा नीति 2020 के अंदर देखने को मिली तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया एफएलएन का। किसका? एफएलएन, कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल यानी कि जो बच्चे का फाउंडेशन है, यानी कि बेस है, आधार है, तो उसमें बच्चों को लिटरेसी दी जाए, यानी कि उसमें बच्चों को साक्षरता दी जाए और बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान दिया जाए। यानी कि इसमें बात की गई थी 3R की बात की गई थी। किसके? 3R की यहाँ पर बात की गई थी। अब इस 3R का क्या मतलब होता है? ये जो 3R यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इस 3R का मतलब क्या होता है? तो 3R में कहा गया कि एक पहला R आपके सामने रीडिंग, R फॉर रीडिंग, यानी कि बच्चों को आपको शुरुआत में पढ़ना सिखाना पड़ेगा। रीडिंग यानी कि पढ़ना सिखाना आपको बच्चों को पड़ेगा। दूसरा R4 है आपका राइटिंग, यानी कि बच्चों को आपको लिखाना सिखाना होगा। क्या? लिखाना, यानी कि लेखन सिखाना होगा। ठीक है, लिखना सीखना होगा यहाँ पर बच्चों को। और तीसरा आ रहा है अर्थमेटिकल नॉलेज, यानी कि बच्चों को आपको अर्थमेटिक यानी कि संख्यात्मक ज्ञान यहाँ पर देना पड़ेगा। यह संख्यात्मक बोध आपको यहाँ पर बच्चों को कराना पड़ेगा, यानी कि संख्याओं की समझ यहाँ पर बच्चों को विकसित करनी पड़ेगी, यानी कि मैथ्स की एक प्रकार से नॉलेज देनी पड़ेगी। अब इस वाली बात को कहा गया कि भाई आपका अगर बच्चा आपका 3 साल का बच्चा है ना, तो 3 साल के बच्चे में ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को आपको विकसित करना है। कि भाई जैसा आपने देखा होगा कि पहले जो है ना नो डिटेंशन पॉलिसी होती थी, तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी उसको भारत सरकार ने अब कर दिया खत्म। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी जिसमें बच्चों को फेल नहीं करा जाता था, लेकिन अब नो डिटेंशन पॉलिसी को भारत सरकार ने अपना राजपत्र निकाल कर दिया खत्म। कि भाई अगर हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, पेपर लेंगे और बच्चा फेल हो जाता है, सपोज 5th क्लास में 8th क्लास में फेल हो जाता है, तो फिर वो फेल ही रहेगा। फिर हम दोबारा से उसको क्या देंगे? रिमीडियल टीचिंग देंगे, यानी कि दोबारा से हम उसको उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर देंगे, रिमीडियल टीचिंग देंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर टेस्ट लेंगे और उस दोबारा से टेस्ट के अंदर फिर बच्चे को वो पास करना पड़ेगा। और अगर उसमें भी फेल हो गया तो भैया फिर वो फेल ही फेल है। यानी कि जो पहले बच्चों को फेल नहीं किया जाता था ना, अब वो पॉलिसी नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म हो गई है। यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी कि बच्चों को कोई फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो डिटेंशन, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, एक ही क्लासरूम के अंदर रोका नहीं जाएगा। इस वाली बात को समझ गए? तो अब अगर बच्चा फेल है तो फेल ही उसको माना जाएगा, लेकिन कोई बच्चा फेल हो गया तो उसको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दोबारा हम लोग यहाँ पर उसका पेपर ले लेंगे। जैसा आप लोग अब देखते हो जो आपके सामने बोर्ड के एग्जाम है ना, तो जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम यहाँ पर होते हैं, तो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी सीबीएसई ने कहा है कि भाई हम लोग जो है ना 2 साल के अंदर बोर्ड के एग्जाम अब लिया करेंगे। यानी कि 2 बार, यानी कि साल में 2 बार हम लोग बच्चों के बोर्ड एग्जाम यहाँ पर लिया करेंगे। इसको लेने का तर्क यहाँ पर सीबीएसई ने दिया कि मान लीजिए बच्चे तो हमने एक बार यहाँ पर आकलन कर लिया और मतलब उसके अंदर कोई कमी रहेगी तो हम बच्चों को एक और मौका देंगे, एक बार उसको और समझाएंगे, एक बार उसको उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग और देंगे ताकि वो चीजों को समझ पाए। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले बच्चों को फेल नहीं करा जाता था। बच्चों को मान लीजिए कुछ भी ना आता हो, मान लीजिए बच्चा 8वीं क्लास में आ गया और बच्चों को कुछ भी ना आता हो, लेकिन फिर भी बच्चों को फेल नहीं किया जाता था और बच्चा मान लीजिए आगे पहुंच गया, लाइक 9th क्लास के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब बच्चों को कुछ भी नहीं आता, उसका जो फाउंडेशन है, जो यहाँ पर बेस है, वो बिल्कुल कमजोर है, ना तो उसको संख्याओं का ज्ञान, ना उसको भाषाओं का यहाँ पर ज्ञान, और बच्चा फेल नहीं हुआ तो आगे पहुंच गया। तो आगे जाके जो समस्या बनती थी वो बनती थी ड्रॉप आउट की समस्या। ड्रॉप आउट का मतलब है जो बच्चा अपना स्कूल छोड़ देता है। उसकी कई सारी वजह होती है। पहली वजह टीचर इस प्रकार से पढ़ाता है, अच्छी पॉलिसी देखने को नहीं मिलती, स्कूल से सपोर्ट नहीं मिलता, पेरेंट्स से लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर अब ये थोड़ी सी ड्रॉप आउट की समस्या थोड़ी सी कम हुई है, वरना हमारे देश और पूरे विश्व के अंदर ड्रॉप आउट की समस्या बहुत बनी हुई है। तो इसलिए भारत सरकार ने कहा, एफएलएन के अंदर कहा कि बच्चों को कम से कम लिखना पढ़ना और संख्याओं का ज्ञान तो आना चाहिए। ये अंगूठा छाप से बात नहीं बनने वाली कि पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान तो यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए। अब देखिए कमाल की बात सुनिए, ठीक है, अब इसमें का एक टारगेट रखा गया था कि भाई 2025 तक हम लोग जो है ना एफएलएन को अचीव कर लेंगे, यानी कि देश भर का प्रत्येक बच्चा 2025 तक पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान यहाँ पर सीख जाएगा। तो 2026 चल रही है, 2026 में एफएलएन के बाद जो आपका निपुण भारत मिशन यहाँ पर आया था, क्या निपुण भारत मिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला था? ठीक है, तो जो निपुण भारत मिशन यहाँ पर आया था, ठीक है, 2021 में आपको देखने को मिला था। शिक्षा नीति 2020 के बाद 2021 में निपुण भारत मिशन आया कि एफएलएन के आधार पर इसको आगे बढ़ाया, यानी कि जो बात इसमें बच्चों को पढ़ाने लिखाने संख्याओं का ज्ञान और साथ में भाषाओं के ज्ञान देने की बात कही गई थी। तो इसमें भी टारगेट रखा भारत सरकार ने कि 2026 तक हम लोग प्रत्येक निपुण भारत मिशन को अचीव कर लेंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे में, चाहे वो आंगनवाड़ी का बच्चा हो, क्लास फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड क्लास का यहाँ पर बच्चा हो, प्रत्येक बच्चे को भाषा का ज्ञान होगा, प्रत्येक बच्चे को संख्याओं की नॉलेज होगी। मेरा सवाल जो मैंने कहा, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या हमारे देश के अंदर प्रत्येक 3rd क्लास तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान आता है या नहीं आता? इसका जवाब मुझे आप लोग यहाँ पर दे दीजिए। और मैं इसको ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि बहुत बच्चे अभी भी वंचित है अपनी भाषाओं के ज्ञान और संख्याओं के, यानी कि नंबर्स के, यानी कि मैथमेटिकल जो आपके सामने यहाँ पर कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे अभी भी यहाँ पर वंचित है, अभी भी नहीं आता बच्चों को। अब देखिए निपुण भारत मिशन आया, हमें से बहुत सारे सरकारी अध्यापक होंगे, तो जब निपुण भारत मिशन होता है, ठीक है, या निपुण भारत जो आपके सामने, जिसमें बच्चों को आपको चेक करना होता है, क्लास फर्स्ट में बच्चा है तो बच्चों को इतनी ये वर्ड बोलने चाहिए, इतनी फ्लुएंसी के साथ ये पैराग्राफ बोलना चाहिए, इन ये संख्याओं की नॉलेज बच्चों को यहाँ पर होनी चाहिए, इतने पहाड़ों की नॉलेज यहाँ पर बच्चों को होनी चाहिए। लेकिन भाई बहुत सारे सरकारी अध्यापक तो बस खाना आपूर्ति के लिए डेटा ही गलत दे देते हैं
कि भाई बच्चों को आ गया, तो जो डेटा यहाँ से जा रहा है उसी डेटा के आधार पर तो भारत सरकार फिर डेटा रिलीज करती है कि देखो हमारे देश के अंदर कितना यहाँ पर लिटरेसी का, साक्षरता का कितना बड़ा लेवल यहाँ पर बढ़ गया है। तो देखिए निपुण भारत का जो लक्ष्य है जिसके अंदर इस प्रकार के काम होते हैं, यानी कि बच्चों का सही से टेस्ट असेसमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता। दूसरी बात, बहुत से सरकारी अध्यापक ऐसे भी है जो अच्छा भी काम करते हैं, यानी कि जो बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान यानी कि तीनों आर को यहाँ पर विकसित कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके पेरेंट्स गेम खेलते हैं। पता है क्या काम करते हैं? अपने बच्चों को जैसे ही देखा बच्चा हमारा समझदार हो गया, टीचर ने मेहनत कर दी, बराबर के प्राइवेट स्कूल में उसको भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, चाहे सरकारी अध्यापक हो चाहे यहाँ पर सरकारी अध्यापक बनने वाले हो, मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या हमारे देश के अंदर 2025 का 26 वाला मैं निपुण भारत मिशन लक्ष्य को ले लेता हूं, तो क्या 2026 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई या नहीं हो पाई? इस बात का जवाब आप लोग मुझे यहाँ पर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे दीजिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछा था कि वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पहल सुनिश्चित करने के लिए देश का प्रत्येक बच्चा, क्या देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता यानी कि उसको यहाँ पर भाषाओं का ज्ञान आना चाहिए, पढ़ना लिखना यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, और संख्यात्मक यहाँ पर प्राप्त करे, तो उसके लिए आपको देखने को मिला था यहाँ पर FLN आपका 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में बात की गई थी, और जो 2021 में आपको देखने को मिला था वो देखने को मिला था निपुण भारत मिशन देखने को मिला था। यानी कि आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझे होंगे जो मैंने यहाँ पर आपके सामने संख्यात्मक यहाँ पर प्राप्त करे, तो उसके लिए आपको देखने को मिला था यहाँ पर FLN आपका 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में बात की गई थी, और जो 2021 में आपको देखने को मिला था वो देखने को मिला था निपुण भारत मिशन देखने को मिला था। यानी कि आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझे होंगे जो मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। बाकी कमेंट आपके आ ही रहे, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, पूरी तरीके से भी नहीं हो पाया, बिल्कुल ठीक है, पूरी तरीके से भी नहीं हो पाया। देखते उसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि जब टारगेट दे दिया ना, मान लीजिए 2026 टारगेट दे दिया तो भाई उसको अचीव कराओ। एक जो टारगेट दे दिया ना जब, तो उसी टारगेट के हिसाब से काम भी तो करनी चाहिए, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं होते उस प्रकार के जो काम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं अगला क्या कहता है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए ये 2 लड़के पसंद किए हैं, अभी तुम फाइनल करो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीटेक किया है। मैंने भी। आप हाँ देखिए 3R थर्ड क्लास के बाद बच्चा हासिल कर लेता है तो सरकारी आंकड़े यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, लेकिन 3 साल तक के बच्चे में तो आपको एज ए टीचर ही करवानी जब आपको जॉब मिल जाएगी, सरकारी अध्यापक बन जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? क्वेश्चन आपके सामने नेगेटिव पूछा है, किसे प्रस्तावित नहीं करती? पहला, यह सीखना कि कैसे सीखना है, लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। जैसा आप लोग सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ने आए तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या करा कि भाई पहले इसका सिलेबस देखते हैं फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कोई टीचर ले लिया, मान लीजिए आपने मुझे ले लिया कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और क्या क्या हमें एग्जाम में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। यानी कि सीखने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या सीखना है, तो सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, इस वाली बात को हमारी कहती है शिक्षा नीति 2020 कहती है, तो ये तो आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा आपके सामने कहते हैं विषय वस्तु में बढ़ोतरी। देखिए विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं, कमी की बात करती है। क्या कि भाई जो भी कंटेंट है, मान लीजिए बच्चों के लिए बनाया गया करिकुलम है, बच्चों के लिए बनाया गया सिलेबस है, बच्चों के लिए बनाया गया कोई चैप्टर है, या कुछ भी बच्चों के लिए बनाया गया यहाँ पर आपके सामने कंटेंट है ना, उसमें बढ़ोतरी नहीं करनी, उसमें कमी भी करनी है। इनफैक्ट इसमें कमी के साथ साथ में बच्चों के बैग में भी कमी होनी चाहिए। शिक्षा नीति 2020 तो कह रही है साल भर के अंदर हम लोग 10 दिन नो बैग डे की पॉलिसी रखेंगे, यानी कि साल के 10 दिन आपके सामने ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें बच्चा बैग लेकर ही नहीं आएगा, तो 10 दिनों तक नो बैग डे पॉलिसी बनेगी। क्या नो बैग डे पॉलिसी यहां पर बनेगी आपके स्कूल के अंदर, और इससे आप लोग यहां पर ये समझ गए अब नो बैग डे जैसी पॉलिसी यहां पर बनाई जा रही है कि साल भर के अंदर भाई 10 दिन तो हम ऐसे लेंगे जिसमें बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं आएगा। और इनफैक्ट जो उसका बैग भी होता है ना, अब स्कूल के अंदर हम लोग फैसिलिटी यहां पर देंगे कि स्कूल के अंदर ही बच्चा अपना लॉकर के अंदर बैग रखे, इतना भारी भरकम बैग अपना स्कूल के अंदर ना लेकर आए, वरना बैग के भी मानक होते हैं कि भाई क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चा है तो उसका बैग का वेट इतना होना चाहिए, सेकंड का है तो सेकंड में वेट इतना होना चाहिए। यानी कि 1993 के अंदर जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने कही थी लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन कहाँ इंप्लीमेंट हो पा रहा है? लॉकर तो बहुत दूर की बात है, सरकारी स्कूलों में बहुत सारे राज्यों में तो सही से टॉयलेट भी यहाँ पर नहीं बने हुए, तो बातें लंबी लंबी कही हुई है लेकिन धरातल पर उस हिसाब के काम नहीं होते। लेकिन हमें भाई यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जो चीज एग्जाम में आनी है। तो विषय वस्तु में बढ़ोतरी की बात नहीं करती, कमी की बात करती है, तो ये तो आपके सामने नेगेटिव हो गया। थर्ड कहता है 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, यानी कि 360 डिग्री बच्चे का होना चाहिए होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए।
भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए जो आप लोगों को पहले स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, आपको हमको सभी को भाई पहले स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड मिले हुए हैं। तो हमको बच्चों को रिपोर्ट कार्ड कैसे मिलते थे? अरे ये क्या बन गया भाई, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड की उल्टी उल्टी ड्राइंग यहाँ पर बन गई। तो देखिए हमें जो स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, ऐसा हमारा रिपोर्ट कार्ड रहता था, ठीक है, ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो ये होता था हमारा क्या, ये होता था हमारा भाई रिपोर्ट कार्ड पहले होता था, ये हमारा पहले रिपोर्ट कार्ड होता था, ठीक है। अब इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमारा नाम लिखा होता था, क्या लिखा होता था? हमारा नाम लिखा होता था। उसके अलावा हमारी क्लास लिखी होती थी, क्लास के अलावा नीचे सब्जेक्ट लिखे होते थे, और पता है नीचे एक लाइन भी लिखी होती थी, हमारे बारे में फीडबैक लिखा होता था। हमारी मैडम ने कभी आज तक जिंदगी में सही फीडबैक नहीं दिया, हमेशा लिख देती थी कि एवरेज, ठीक है, गुड, कभी बेस्ट नहीं लिखा, अच्छे नंबर लाए तब भी नहीं लिखा, ठीक है। तो जो पहले की रिपोर्ट कार्ड है वो तो कर दिया कैंसिल। अब भारत सरकार की जो शिक्षा नीति 2020 है, तो भारत सरकार की इस शिक्षा नीति 2020 के अंदर बात की गई कि भाई बच्चों के लिए आप 360 डिग्री, कैसा 360 डिग्री होलिस्टिक बनाओ, कैसा 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड आपको बनाना है। होलिस्टिक का मतलब है, समग्र का मतलब है जिसमें बच्चे के सभी आयामों के ऊपर आपको ध्यान देना है, चाहे वो आपका कोग्निटिव हो, क्या हो, चाहे वो आपका कोग्निटिव हो, यानी कि आपका शैक्षणिक तौर पर बच्चे ने जो यहाँ पर एजुकेशन कलेक्ट करी है, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि शैक्षणिक जो यहाँ पर शिक्षा होती है, यानी कि जो शैक्षणिक यहाँ पर जो बच्चे का ज्ञान होता है, क्या होता है, जो बच्चे का शैक्षणिक यानी कि बच्चे का एजुकेशनल शैक्षणिक जो ज्ञान होता है, यानी कि एजुकेशनल जो ज्ञान बच्चे का होता है, मान लीजिए जो उसके सब्जेक्ट होते हैं, तो भाई बच्चों को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी पकड़ है, उन सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर बच्चों को होनी चाहिए, उन अपने सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर बच्चे को होनी चाहिए। तो पहले के रिपोर्ट कार्ड में खाली सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती थी, एक साइड में सारे सब्जेक्ट लिख दिए, कितने कितने नंबर उसके अंदर आए वो जानकारी लिखी होती थी। तो ये तो इसमें भी होगी, कोग्निटिव तौर पर, संज्ञानात्मक तौर पर जो शैक्षणिक जानकारी होती है। लेकिन कोग्निटिव के अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि बच्चे के अफेक्टिव डोमेन का भी आप यहां पर ध्यान रखोगे, बच्चे के अफेक्टिव डोमेन का यानी कि बच्चे के संवेगों का भी आप ध्यान रखोगे कि बच्चा इमोशनल तौर पर कौन कौन सी स्किल सीख रहा है। जैसे भारत सरकार यहां पर, और जिसको मैं भी कई साल से कह रहा हूं कि बच्चे के अंदर कई सारी यहां पर स्किल कौशलों का विकास करना है। जैसे एक कौशल आपको देखने को मिलता है, इंटरपर्सनल स्किल आपको देखने को मिलती है। कौन सी? इंटरपर्सनल स्किल यहां पर आपको देखने को मिलती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपने पढ़ी है ना, कि दूसरों के व्यवहार को जानने की योग्यता, ठीक है, जो टीचर में भी होती है, अध्यापक में भी होती है, दुकान वाले में भी यहां पर होती है, नेता में भी यहां पर होती है, ठीक है। तो ये होती है इंटरपर्सनल स्किल, ताकि जो बच्चा होता है ना वो दूसरे के व्यवहार को जान पाए, कहीं उसके अंदर फंस ना जाए। और ये वाली बात स्कूल लेवल पर और जो कॉलेज लेवल है यानी कि हायर एजुकेशन, उसमें इस प्रकार की स्किल को डेवलप करने की बात की गई है। जैसे बात की गई है कि भाई बच्चों का जो है ना साथ के साथ आपका जैसे इमोशनल तौर पर बच्चा मजबूत होने चाहिए, यानी कि इमोशनल तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा आगे पढ़ाई लिखाई में तो मजबूत होगा लेकिन इमोशनल तौर पर कोई भी उसका बेवकूफ बना के चला जाएगा। मान लीजिए बच्चा आगे यूपीएससी करके आईएएस का एग्जाम बन गया और मान लीजिए किसी बेकार लड़की से प्यार करता था, उसको धोखा देकर भाग गई, अपना काम निकाल कर भाग गई, तो इमोशनली तौर पर बच्चा मजबूत नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है। तो आपके इफेक्टिव यानी कि इमोशनल तौर पर बच्चा आपका मजबूत होना चाहिए। और देखिए शुरुआत की जो क्लास है उसमें इसको बड़ा महत्वपूर्ण रखा गया, क्यों? अब छोटा बच्चा होता है तो देखिए छोटे बच्चों के साथ आजकल बहुत सारी गलत घटनाएं यहां पर हो जाती है। जैसे गुड टच बैड टच आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्या बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, गुड टच बैड टच यहां पर आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और देखिए आप में से जितने भी यहां पर लोग अपने बच्चे हैं उनके, और उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं या घर में छोटे बच्चे हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में आपको ज्ञान देना पड़ेगा कि बेटा देखो अगर आपको गलत तरीके से कोई छूता है, ऐसे गाल पर आपको टच करता है, ठीक है, या आपके ऐसे छाती पर कोई हाथ रखता है या टांग के बीच में यहां पर आपको हाथ रखता है, तो तुरंत उसको नो बोलो, ठीक है। क्या बोलना है कि अगर कोई भी ऐसा करना है कि नो। और अगर आपको कोई ये बार बार कर रहा है, एक बार भी किसी ने करी, ठीक है, एक बार भी किसी ने करी, तो अपने टीचर को बताओ, और अगर टीचर कर रहा है तो भाई अपने यहाँ पर पेरेंट्स को बताओ। तो इसलिए बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन पहले देनी चाहिए, यानी कि इमोशनल तौर पर भी आपको मजबूत करना है। तीसरा जो डोमेन इसके अंदर दिया गया वो दिया गया आपके सामने साइकोमोटर डोमेन दिया गया। क्या दिया गया? साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर दिया गया, यानी कि बच्चा भाई स्कूल के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा है, इमोशनली तौर पर भी अच्छा है। अब यार बच्चों को कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज कराओ, क्या बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज कराओ, यानी कि बच्चों को यार खेल कूद भी तो करवाओ, बच्चों को खेल कूद करवाओ कि बच्चा खेल कूद के अंदर कितना यहाँ पर अच्छा है। बच्चों को किसी प्रतियोगिता में शामिल करवाओ, क्या बच्चों को किसी यहाँ पर प्रतियोगिता के अंदर शामिल करवाओ, ये भी आपको करवाना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने देखा शिक्षा नीति 2020 में जो ओलंपियाड एग्जाम है, क्या जो आपके सामने ओलंपियाड एग्जाम है, और जिसमें हमारा देश जो है ना धीरे धीरे करके अच्छा कर रहा है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड एग्जाम के थ्रू दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, यानी कि कोग्निटिव तौर पर भी मजबूत है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम आपको बच्चों को कराने हैं, और साथ में खेल कूद प्रतियोगिता, क्विज या कोई इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों अंदर आपको डेवलप करनी है। तो जो आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड यहां पर बनेगा, जिसमें बच्चे का समग्र विकास करना है, उसका शैक्षणिक विकास होना चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए यानी कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव होना चाहिए, उसका अफेक्टिव डोमेन यानी कि इमोशनल पर कंट्रोल होना चाहिए, और साइकोमोटर डोमेन यानी कि किसी खेल कूद में भी अच्छा यहां पर देखने को मिलना चाहिए। जैसे भी 15 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त को मेरी महामैराथन है, तो 15 अगस्त पर हमारे टीचर हमसे को करिकुलर एक्टिविटी कराते थे, हम लोग 15 अगस्त पर गाना गाते थे, ठीक है। तो कोई भी गाना हो गया उस पर फिर हम लोग डांस करते थे। जो डांस करना है ये भी एक कौशल होता है, एक स्किल होती है, तो ये भी बच्चों को आपको सिखानी है साइकोमोटर
डोमेन के अंदर। तो यानी कि इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के तीनों डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। बच्चा कोई अपनी कला सीख रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास कोई आर्ट है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास कोई कला है और उस कला को सीखना चाहता है, लाइक कोई पेंटिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, तो भी उसको एनकरेज करिए कि बेटा बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाइए और कोशिश करो, थोड़ी मैं आपको स्कूल से और रिसोर्स देता हूं या देती हूं, इसको और यहाँ पर बढ़ाइए। तो इस प्रकार की चीजों को आपको यहाँ पर बच्चों में बढ़ावा देना है। बच्चा कोई मान लीजिए रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कुछ नए तरीके से पढ़ रहा है या कुछ नए तरीके से ज्ञान को या कोई नए तरीके से कोई स्किल को सीख रहा है, तो इसको यहाँ पर आपको बढ़ावा देना चाहिए, इस 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड के अंदर यहाँ पर शामिल करना चाहिए। और इसके अंदर जो बच्चों का जो आकलन होगा ना, अब पहले आकलन कौन करता था भाई, पहले आकलन जो करता था रिपोर्ट कार्ड के अंदर, लाइक बच्चों के अगर बोर्ड के एग्जाम है तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो आपका बोर्ड होता था सीबीएसई, वो आकलन करता था, या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, या फिर जो आपका टीचर होता है, बोर्ड एग्जाम नहीं है तो टीचर यहाँ पर आकलन करता था पहले वाले के अंदर। लेकिन अब जो बच्चों का जो आकलन यहाँ पर होगा ना, तो जो बच्चों का अब आपका आकलन होगा, यह आकलन बच्चा करेगा सेल्फ असेसमेंट। क्या करेगा बच्चा? आकलन अब आपका करेगा सेल्फ असेसमेंट करेगा, यानी कि स्वयं मूल्यांकन करेगा। क्या? स्वयं मूल्यांकन करेगा, यानी कि खुद से मूल्यांकन करेगा। अब कहेगा सर मजे आ जाएंगे अगर खुद से मूल्यांकन करेंगे तो, लेकिन खुद से मूल्यांकन कैसे करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर कि जो चीज मुझे पढ़ाई जा रही है मैं सही से पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, या कुछ अपने भी विचार इसके अंदर जोड़ सकता हूं, तो सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, मान लीजिए बुक एक सामने रख ली और उसके आंख बंद कर ली और फिर उसके आंसर के ऊपर हाथ रख लिया, ठीक है, या आंख बंद कर ली और फिर मन में आंसर बताया, फिर चेक करा आंसर, तो सेल्फ असेसमेंट करा जाता है। दूसरा असेसमेंट इसके अंदर किया जाता है पीयर असेसमेंट। कौन सा किया जाता है? पीयर असेसमेंट, यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन किया जाता है। अपने दोस्त यार को हम लोग कॉपी किताब या क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं, तो फिर वो हमारा आकलन यहाँ पर करते हैं, तो पीयर असेसमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इसमें इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सारी चीजें बच्चों के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको बच्चों का ये रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने इसको देना स्टार्ट कर दिया अपने स्कूलों के अंदर। इनफैक्ट अब तो ये ऑनलाइन भी, डिजिटल भी, मतलब डिजिटल 360 डिग्री कार्ड भी अब आपको देखने को मिलता है। क्या? डिजिटल तौर पर, ऑनलाइन तौर पर 360 डिग्री ये वाला प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि प्रगति पत्र आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ये भी आपका, ये जो 360 डिग्री आपके सामने ये आपका ये है, ये अब आपको ऑनलाइन भी देखने को मिला है। और ऑनलाइन लागू करने वाला पहला जो स्टेट है ना, वो आपके सामने गुजरात बना है। गुजरात ने सबसे पहले इस कार्ड को ऑनलाइन तौर पर यहां पर स्टार्ट करा है। क्या करा है? इस कार्ड को ऑनलाइन तौर पर यहां पर सबसे पहले शुरुआत इसकी यहां पर करी है। ये ऑनलाइन तौर पर किसने पहले शुरुआत करी, ये एग्जाम में नहीं आता, ये तो मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर बात बता रहा था। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया हुआ था, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत लगाओ भाई, कंटेंट के ऊपर ध्यान लगाओ, समझो दिमाग में कि भारत सरकार क्या कहना चाहती है, कैसे पेपर देना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और देखिए, कमाल की बात तो रहेगी इसके अंदर, अभी मेरा बोर्ड भरिया एक कमाल की बात यहां पर रहेगी। जैसे बच्चों का जो आपको आकलन करना है ना, तो भाई इस एक वाली बात का ध्यान रखना, अगर आपको बच्चों का आकलन करना है ना, तो आकलन के लिए आपको एक पेपर जो सेट बनाना पड़ता है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको कुछ परसेंटेज क्वेश्चन, सपोज 30% क्वेश्चन आपने रख दिए थोड़े फैक्चुअल रख दिए, तथ्यात्मक रख दिए, 60% क्वेश्चन आपने कंसेप्चुअल रख दिए, बोधात्मक रख दिए, ठीक है। इस प्रकार का पेपर बनाना पड़ेगा। और पेपर का लेवल आपको कैसे बनाना पड़ेगा? मान लीजिए 30% आपने जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के रख दिए, मान लीजिए 50% जो क्वेश्चन है वो आपने मॉडरेट लेवल के रख दिए, और मान लीजिए आपके सामने 20% जो क्वेश्चन है वो आपने हार्ड लेवल के रख दिए। और देखिए, जो आपका भी आकलन करेगा ना सीबीएसई सीटेट के एग्जाम में, वो पेपर भी आपका इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि भाई कुछ परसेंटेज आसान, फिर कुछ परसेंटेज आपका मॉडरेट और कुछ परसेंटेज आपके हार्ड क्वेश्चन। तो आपका भी आकलन सीटेट के एग्जाम में ऐसे होना है। इस वाली बात को समझिए। तो ये इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड अब आपके बच्चों को मिला करेगा। जिसके बच्चे नहीं है तो जब हो जाएंगे तो तब उनको इस प्रकार का कार्ड मिलेगा, ऑनलाइन भी यहाँ पर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो भाई ये भी आपके सामने बिल्कुल ठीक कह रहा है। चौथा कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या, मैंने कहा था जो मानकीकृत होती है ना, ये होता है आपके सामने नेगेटिव टैग वर्ड। आपको मानक के हिसाब से बच्चों को कुछ भी चीज नहीं देनी कि भाई हमने तो करिकुलम बना दिया। जैसा भी आज मैं आपको इनसेप 2000 वो पढ़ाऊंगा 5 वाला, या इनसेप 2023 वाला भी अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊं कि भाई इस करिकुलम के हिसाब से ये वाला मेथड दिया हुआ है, तो बस मैं तो इसी मेथड से बताऊंगा। बच्चा कह रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा मैं क्या करूं, मैंने तो पढ़ा दिया ना, सबको पढ़ा दिया, तेरी समझ में आया नहीं आया मैं क्या करूं। तो ऐसे मानक नहीं बनाने आपको। तो जहां पर भी ये मानक वर्ड देखने को मिल जाए, ये स्टैंडर्ड वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ये आपका एक नेगेटिव टर्म होती है। तो आपको बच्चों को कभी भी मानकों के हिसाब से कोई करिकुलम नहीं देनी, कोई पैडागोजी यानी कि कोई शिक्षा शास्त्र नहीं देना, और ना ही कोई आपको मूल्यांकन या आकलन या असेसमेंट आपको करना है। तो जहां पर भी ये देखने को मिल जाए, समझ जाना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो शिक्षा नीति 2020 किसको प्रस्तावित नहीं करती? तो भाई हमारे सामने नेगेटिव पूछा है, तो 2 नेगेटिव थे, एक तो ये भाई साहब नेगेटिव था और एक ये था, तो दूसरा और चौथा आपके सामने नेगेटिव है, यानी कि ये आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या? ये आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। तो इसके साथ यहां पर आपको जाना है, ठीक है। आप लोग इसके साथ क्यों जा रहे हो? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या ऐसी दिक्कत थी जो आपको समझ में नहीं आई? ठीक है, सही से देखो, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा, पॉजिटिव के साथ मत चले जाना। इतने कम लोगों ने क्यों कहा किसको प्रस्तावित नहीं करती? भाई इसको प्रस्तावित करती है, ठीक है, ठीक है। कंटेंट में जो बढ़ोतरी है ये नेगेटिव है, और ये मानकीकृत है ये भी नेगेटिव है। तो दूसरा और चौथा ही तो नेगेटिव है, तो आंसर पहला सही हो जाएगा। तो पहले के साथ क्यों नहीं गए भाई आप लोग यहाँ पर? ठीक है सर जी, मेरा गलत हो गया, मेरा सही था, ठीक है। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो मुझे जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया गया है। अब आपको पॉजिटिव बताना है। पहला, विद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल के करिकुलम की कंटेंट में कमी करना। अब सही दे दिया कि कंटेंट में कमी करनी है हर प्रकार की चीजों में, तो पहला तो सही है, पहला पॉजिटिव है। दूसरा कहता है विद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल के करिकुलम में अधिक लचीलापन बनाना है। अब लचीलेपन की बात होगी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी, तो ये आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। पहले दे दिया था मानक, यानी कि मानक के हिसाब से यहां पर दे दिया था। इस वाली बात को आप लोग यहां पर समझ गए, ठीक है। ट्राया का खर्चा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा तो नॉर्मल शैम्पूज और बाकी सबका खर्चा होता है। मेरा 3 महीने का मेंटेनेंस किट मैंने 1300 रुपए में लिया है, 1300 रुपए, लिटरली 3 महीने का। मैंने फिर ट्राया का कंसल्टिंग लिया, मेरा जो रूट कॉज निकल के आया वो था डैंड्रफ, उसके साथ मेरा स्ट्रेस था। फिर आया किट मेरे पास, आई गॉट ओनली 4 थिंग्स। आई एम लाइक वाओ, बहुत अच्छा है। कुछ एक लोशन था, एक शैम्पू था, बायोटिन था, हेयर रस थी, दैट्स इट। सो व्हेन आई रिसीव्ड दैट आई कॉल्ड, आई एम लाइक इतना ही है, मुझे इतना ही यूज करना है। हाँ सर, पहले आपका डैंड्रफ निकालेंगे, फिर हम मिनॉक्सिडिलिन चालू करेंगे। ओके, विद इन अ मंथ माय डैंड्रफ डिसअपीयर्ड। मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसे हो गया, 25 साल से नहीं जा रहा था, 5वें महीने तक इट वाज अ विजिबल डिफरेंस। आई हैव रिकवर्ड दिस पार्ट में तो मोर देन 50%। ट्राया ऐप पे अपना हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ किट ऑर्डर करो और 5 महीने में रिजल्ट्स देखो। क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें क्या है भाई जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसको प्रस्तावित नहीं करती। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमारे दूसरा और चौथा ही तो नेगेटिव है, दूसरा और चौथा आपका सामने पहले हो जाएगा। तो किसको प्रस्तावित नहीं करती है, यानी कि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं आया, इसमें ऐसा क्या है। हाँ चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करिए, मानक यानी कि स्टैंडर्ड की बात नहीं गई। तीसरा कहता है रटकर सीखने पर जोर देना। जी नहीं, रटकर सीखने पर जोर देने की बात नहीं की, समझने पर जोर देने की बात कही है। देखिए ना तो बच्चों को आपको रटाना है, ना तो बच्चों को आपको रटाना है, ना ही बच्चों को आपको तुक्के लगवाना है, तुक्का लगवाना है, और ना ही बच्चों को आपको किसी प्रकार की ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना है। ये तीनों के तीनों आपके सामने होते हैं नेगेटिव टर्म, तो बच्चों को इस माध्यम से नहीं पढ़ाना। और सेम आपको सीटेट के एग्जाम में भी करना है। सीटेट के एग्जाम में इसकी जगह पता है क्या करनी है, आपको बच्चों को करवानी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवानी है, यानी कि अवधारणाओं की समझ आपको बच्चों के अंदर विकसित करनी है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पर बच्चों के अंदर आपको करवानी है, ठीक है। बच्चों के अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करवानी है। क्या क्रिटिकल थिंकिंग करवानी है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन करवाना है। क्या आलोचनात्मक चिंतन, जो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार की क्लियर चीजों के बारे में मना किया हुआ है कि भाई आप बच्चों को किसी भी प्रकार से रटाने पर ध्यान नहीं दोगे। अब देखिए पता है ये चीज बहुत आसान लगती है, जैसे आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपने कोई चीज रट ली, ठीक है, मान लीजिए कोई मनोविज्ञानी का रट लिया, या मान लीजिए कोई चैप्टर रट लिया, या उसमें तुक्का लगाने का तरीका यहाँ पर देख लिया, ठीक है, या मान लीजिए कोई ट्रिक से पढ़ लिया, तो आपको इसमें मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको लगेगा यार बहुत आसानी से हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया, और पेपर आएगा कैसा कंसेप्चुअल, ये सारी की सारी फेल हो जाएगी। अगर अपने सीटेट के एग्जाम को पास करना चाहते हो, या किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हो जिसमें सीडीपी आएगी, अगर इन 3 मेथड से पढ़ोगे तो आपका बेड़ा गर्क होना 100% तय है। 100% नहीं 200% तय है अगर इन 3 मेथड से पढ़ोगे। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंसेप्ट की समझ बनानी है, डिटेल में पढ़ना है चीजों को, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग यहां पर समझ गए। तो रटकर सीखने पर जोर देना, तो भाई ये तो नेगेटिव हो जाएगा। चौथा कहता है आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देना। अभी मैंने बात करी आपके सामने, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देना है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, क्या जैसे हम लोग अपना मोबाइल फोन यहाँ पर यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है। मोबाइल फोन के अंदर जैसे हमने किसी के पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजूं, और क्या मैसेज भेजूं कि ये भगवान जी के 11 नाम है और इनको एज इट इज आगे यहाँ पर भेज दो। अगर आपने आगे नहीं भेजे तो आपका आज बुरा दिन होगा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो बहुत से लोग पता है क्या काम करते रहे, यार मैं आगे भेज देता हूँ, तो 11 लोगों को भेज देंगे, वो आगे 11 आगे को भेज देंगे। मतलब एज इट इज बातों को फॉलो करते हैं, जो बात किसी ने कही सेम एज इट इज बातों को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से जो टीचर पढ़ा रहा है उसी की बातों को बच्चा एज इट इज फॉलो करता है कि भाई ये पढ़ा लिया हमने, सीख लिया, बात खत्म। नहीं, एज इट इज फॉलो नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास मैसेज भेजा कि ये भगवान जी के 11 नाम आगे नहीं भेजे ना, तो आपका दिन बहुत बेकार यहाँ पर हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, तो आप उधर से स्माइली वाला मैसेज भेजोगे कि कोई बात नहीं, हो जाने दो। इन चीजों से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीजें फालतू की चीज है। तो यानी कि जब बच्चा आपका क्रिटिकल थिंकिंग करे, एज इट इज सुनी सुनाई बातों को याद ना करे, रटे ना, फॉलो ना करे, अपनी खुद की बुद्धि का विवेक का यूज करके खुद से एक डिसीजन ले, तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। और अपने सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आपको अपने एग्जाम के लिए। तीसरी आपके सचिन सर, बाकी इन तरीकों से पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में फेल होगे, फिर वापस मेरे पास क्या होगे कि सर गलती कर दी इस तरीके से पढ़ने से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर आपके पॉजिटिव पूछे, तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, और चौथा पॉजिटिव है। पहला, दूसरा और पॉजिटिव, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा, थर्ड के साथ जाना है। अच्छा ऐसा भी है, तभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्यों पूछ रहे हो, मतलब उल्टा उल्टा काम है यहाँ पर। क्या है उल्टा उल्टा काम, दूसरा और चौथा, तो यही सही तो है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन। अरे यार भाई अब क्या करे भाई जय, ये क्या है यार सीबीएसई, ठीक है पेपर भी ठीक नहीं बना सकता। देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित किया गया है। हिंदी में पूछ लिया क्या प्रस्तावित नहीं किया गया, इंग्लिश में पूछ लिया क्या प्रस्तावित किया गया। तो यार तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो प्रस्तावित नहीं किया गया तो ये दोनों नेगेटिव है जो मैंने आपके सामने बताया, और कहेगी क्या प्रस्तावित किया गया, तो प्रस्तावित पॉजिटिव कौन से, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा पॉजिटिव है, तो आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करी कि सर इंग्लिश वाला जो है ना पॉजिटिव वे में पूछा है, तो पॉजिटिव वाला आंसर हम लोगों ने कुछ बच्चों ने लगा दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब पहले क्रिटिकल थिंकिंग का यूज मेरे ही क्वेश्चन के ऊपर कर दिया, ठीक है। सीबीएसई वालों मालिक, ठीक है, ढंग के क्वेश्चन बना लिया करो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत बढ़िया भाई, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जा रहे हो कि सर इंग्लिश वाला भी पढ़ लो, इंग्लिश वाले के अंदर पॉजिटिव पूछा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है भाई एनईपी 2020 के अनुसार सभी स्तरों पर, यानी कि जो 4 लेवल है, यानी कि फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, चारों लेवल, उस पर जो अनुभवात्मक अधिगम है, यानी कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी कि जब बच्चा अपने अनुभव के आधार पर कुछ नई चीजों को सीखता है। अभी ऐसा तो नहीं आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो पहले थोड़े बहुत तो आप लोगों को इसका ज्ञान होगा, तो आपको पहले थोड़ा बहुत अनुभव था, उन पुराने अनुभव के आधार पर अब आप मेरे से नए अनुभव ले रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो। लाइक अगर मैं को 360 डिग्री जो मैंने आपको प्रोग्रेस या प्रगति कार्ड के बारे में बताया, तो थोड़ी बहुत जानकारी उसमें नई आपको मिली होगी, यानी कि थोड़ा बहुत पहले पता होगा, थोड़ा बहुत मैंने समझाया। तो ये बात शिक्षा नीति 2020 में जो कही गई है, अच्छा ये ऐसा नहीं है शिक्षा नीति 2020 में सारी बातें इन्होंने कही है, सारी बातें इन्हीं के सदस्यों ने कही है यार, बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर आप लोग बात करोगे, जैसे जॉन डी भी बात करते थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते थे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते थे, वो शिक्षा नीति 2020 में भी है। एनसीएफ 2005 जो पूरा रचनावाद पर आधारित है, वो आपका इसके अंदर है। तो कोई ज्यादा नई जानकारी नहीं है, ठीक है। पता है नई जानकारी क्या दी है कि सरकारी अध्यापकों को ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग बहुत जटिल करेंगे, मतलब ट्रांसफर नहीं होने देंगे। तो अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो देख लेना, भारत सरकार ट्रांसफर में आपको दिक्कत दे जाएगी फिर, ठीक है। तो अनुभवात्मक अधिगम यानी कि बच्चा जब अपने अनुभव के आधार पर नई चीजों को सीखता है, उसको अपनाया जाएगा। तो अनुभवात्मक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन आपसे भाई नेगेटिव पूछा है। देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव है। पहला कहता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षक को अधिक सक्रिय बनाता है। तो भाई जो एक्टिव बनेगा ना वो शिक्षक नहीं बनेगा, वो छात्र यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव बनेगा। तो पहला आपके सामने नेगेटिव दे दिया। मेरा बच्चा फोन के बिना खाना ही नहीं खाता, यूट्यूब बंद करते ही फुल ड्रामा। और उसमें दिखा क्या रहा है, कार्टून में कैरेक्टर एक दूसरे को पीट रहे हैं। आप सोच रहे हो बस खाना तो खा रहा है, पर जो दिमाग में जा रहा है वही आपके बच्चे का फ्यूचर बन रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। फोन तो चाहिए ही, इसके बिना खाना नहीं खाता। पर मैंने एक छोटी सी चीज बदली, फोन वही रहा पर उसमें कंटेंट बदल दिया। पहले यूट्यूब कार्टून्स चलते थे, टॉम एंड जेरी, कोई किसी को पीट रहा है, रील्स, कोई गाली दे रहा है, कोई नाच रहा है। पता है मेरा बच्चा क्या सीख रहा था? चिल्लाना, चीजें फेंकना, शेयरिंग नहीं करना। गलती पे सॉरी नहीं बोलना। मैंने लेक्चर दिए, सुनता नहीं था, फिर मैंने सीखो जूनियर ऐप डाल दी। आज जो देख रहे हो स्टोरीज का सेक्शन, पंचतंत्र की कहानियां, शेर और चूहा, छोटे लोग भी बड़े काम आते हैं। लोमड़ी और अंगूर, जो नहीं मिलता उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। अकबर बीरबल की चालाकियां, दिमाग से कैसे जीता जाता है। चाणक्य की सीख, डिसिप्लिन, फोकस, संस्कार। एक हफ्ते में बच्चा बदल गया। एक दिन खाते खाते बोली, मम्मी पंचतंत्र में बताया दूसरों की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं सिखाया था, कहानी ने बोल दिया जो मैं नहीं बोल पाई। अब खाते वक्त मुझे रोज नई कहानी सुनाता है। सोचिए, अगर बच्चे को फ्यूचर में अच्छा इंसान बनाना है तो फाउंडेशन अभी पक्का करना होगा। 3 से 7 साल में जो सीखा वही जिंदगी भर याद रहता है। कार्टून में गाली देखेगा, गाली देगा। कहानी में संस्कार देखेगा, संस्कारी बनेगा। पहले दादी रात को पंचतंत्र सुनाती थी, आज दादी नहीं है घर में, हम दोनों के पास टाइम नहीं, पर बच्चे को कहानियां तो आज भी चाहिए। सीखो जूनियर वही रोल निभाता है नए अंदाज में, और सिर्फ स्टोरीज नहीं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, राइम्स, हिंदी, साइंस, सब एक ऐप में, 1 रुपए में ट्रायल। फोन बंद करने की जरूरत नहीं, बस उसमें सही चीज डालो। कार्टून्स नहीं, कहानियां। बच्चे खुश, खाना फिनिश, संस्कार भी पक्के। आज ही डाउनलोड करिए। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो जूनियर ऐप डाउनलोड करो।
My dad has been investing in mutual funds for the past 25 years. पर प्रॉब्लम ये थी कि कौन से फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था। सब फंड्स अलग अलग जगह थे और एक जगह सब कुछ ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर तब हमें पावर ऑफ मनी के बारे में पता चला। मैंने सिर्फ डैड का फोन नंबर डाला और पापा के सारे इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड्स सब एक ही जगह पर आ गए। क्लियरली दिख रहा था कौन से फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। पहली बार इतना क्लियरली समझ में आया मुझे अपना पोर्टफोलियो। पता चला कुछ फंड्स काफी टाइम से हमारे पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कर रहे थे। पावर ऑफ मनी ने सजेस्ट किया कि कौन से फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में रहने चाहिए और कौन से स्विच करने चाहिए। पर बेटा ये 3 फंड तो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। नो वरीज पापा, पावर ऑफ मनी हैज रीबैलेंसिंग प्लान। यहाँ पे आपको पावर ऑफ मनी क्लियरली बताएगा कि कौन से फंड से एग्जिट करके कौन से फंड्स में री इन्वेस्ट करना है। ये आप तो बहुत बढ़िया है। दिस इज ग्रेट। Yes, Power of Money can track all your mutual funds in one place and tell you exactly which ones are performing and which aren't, and then get expert advice on what to do next. Go check it out. I've dropped the link below. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दूसरा कहता है यह पूर्व अनुभव को नए ज्ञान से यानी कि नए अनुभव से जोड़ने और अधिगम के स्थानांतरण यानी कि लर्निंग के ट्रांसफर की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शिक्षा नीति 2020 पढ़ ली और इस पढ़े हुए का यूज आपने जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए आपके आगे किसी एग्जाम के लिए आगे, मान लीजिए आपके हमारे के एग्जाम में आ गई या मान लीजिए और किसी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिली, तो एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है। तो मान लीजिए इस प्रकार से जो आपके सामने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, आपने लर्निंग का ट्रांसफर कर लिया, यानी कि जो चीज पहले से की पूरा अनुभव था उसके आधार पर नए अनुभव सीखने के लिए आपने उसका यूज करा, तो उसमें हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। तो ये तो भाई पॉजिटिव है। तीसरा कहता है यह पूरी तरीके से पारंपरिक किताबें जो ट्रेडिशनल बुक्स होती है लाइक एनसीईआरटी की बुक्स मैंने बात कह दी आपके लिए, उसके ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। जी नहीं, नेगेटिव यहां पर हो जाएगा। पारंपरिक किताबों के ज्ञान को बढ़ावा देने के ऊपर बात नहीं करती। बच्चा अपने आप ज्ञान का निर्माण करे, बुक की हेल्प से कर सकता है, एनवायरमेंट की हेल्प से कर सकता है, टीचर की हेल्प से कर सकता है, तो खाली इस पर देने की बात नहीं करती। चौथा कहता है यह अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थियों में वास्तविक यानी कि रियल और वैज्ञानिक समझ विकसित कराता है। अब देखिए आपकी शिक्षा नीति 2020 में कहा भी हुआ है कि बच्चों के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का बच्चों के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का विकास भी यहाँ पर आपको करवाना है, और बच्चा जो है ना आपका एक वैज्ञानिक समझ के आधार पर चीजों को सीखे समझे यहाँ पर, और वैज्ञानिक समझ के आधार पर ही बच्चा आपका क्रिटिकल थिंकिंग करता है। और देखिए अगर बच्चे में वैज्ञानिक समझ नहीं रहेगी तो जैसे पहले हम कहते थे ना, पहले जैसे मुंह धोने जाते थे, ठीक है, जो पहले के हमारे पूर्वज थे, तो पानी में देखकर हमारे अपनी खुद की परछाई देखते थे और कहते थे अरे नीचे तो आदमी है, नीचे तो बहुत बड़ी दुनिया यहाँ पर है। तो भाई साइंस ने बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इस प्रकार की कह सकते हो मिसकंसेप्शन लोगों के दूर करे। वरना आदमी पहले सोचता था ऊपर भगवान बैठा है कि वहीं से बारिश हो रही है, तो साइंस ने इसको खत्म करा। तो साइंस यानी कि विज्ञान कहता है क्रिटिकल थिंकिंग करिए, आलोचनात्मक चिंतन करिए, जो चीजें पहले से चलती आ रही है उनमें सोचिए क्या सही है गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार की समझ को बढ़ावा देने की बात करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव तो भाई पहला ये वाला था, पहला था, और एक था तीसरा, तो पहला और तीसरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये पहला और तीसरा नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड के साथ यहां पर आपको जाना है, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सेकंड आपका सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो, 70% लोग यहां पर सही गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को, यानी कि जो आपके सामने पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी है, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस माध्यम से पढ़ाना है, कौन सी अप्रोच का यूज करना है, अगर बाल केंद्रित अप्रोच का यूज करना है तो उसमें बच्चों को किस किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाना है, तो कौन सी पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी यानी कि शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। पहला वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, यानी कि जो ड्रिल और प्रैक्टिस की बात होती है, तो देखिए ड्रिल और प्रैक्टिस की बात करता आपका व्यवहारवाद, कौन करता था, इसकी बात करता था आपका व्यवहारवाद। लेकिन जो रचनावाद है, रचनावाद ड्रिल और प्रैक्टिस की बात नहीं करता कि बार बार बच्चों को एक ही चीज रिपीट कराते जाओ, यानी कि ड्रिल कराते जाओ, बार बार बच्चों को एक ही चीज की प्रैक्टिस कराते जाओ, ठीक है। क्योंकि जब बार बार बच्चों को कोई चीज आप रिपीट कराओगे, प्रैक्टिस कराओगे, तो कुछ समय के बाद बच्चा उसको रटना शुरू कर देता है। और भाई रचनावाद रटने को मना करता है, रचनावाद समझाने की यहाँ पर बात करता है, बच्चों को समझने की यहाँ पर बात करता है। तो भाई पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है रट कर याद करना, ना तो रटना है ना याद करना, हमें समझना है। तीसरा कहता है अन्वेषण आधारित अधिगम, यानी कि खोजबीन आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है, या साथ के साथ में खोजपूर्ण यानी कि डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है कि जब बच्चा अपने आप खोजबीन करके नई नई चीजों को सीखे, समस्या का समाधान करे, तो ये आपके सामने कही गई है, ये तो थर्ड बिल्कुल ठीक है। और चर्चा आधारित अधिगम, जब बच्चा डिस्कशन करे, अपने टीचर से डिस्कशन करे, अपने दोस्त यार के साथ यहाँ पर डिस्कशन करे, डिबेट यहाँ पर करे, कोलैबोरेटिव तरीके से सीखे, ये सभी चीज आपकी शिक्षा नीति 2020 में भी कही गई है। तो किसको बढ़ावा देती है पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से, तीसरा और चौथा। का है तीसरा चौथा, यानी कि आंसर आपका ये थर्ड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पर जाना है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई।
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट कहता है एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बताओ भाई। पहला, अपनी मातृभाषा जो हमारी मदर टंग होती है, जैसे मेरी मातृभाषा भाई हिंदी है, मेरी मदर टंग हिंदी है। आप लोगों की मातृभाषा क्या क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों की मातृभाषा क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और प्रौद्योगिक उन्नति, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल जो हमारे सामने यहाँ पर उन्नति की बात है, प्रोग्रेस की बात है, उसमें बाधक होती है। ठीक है, क्या बात कर रहा है भाई? हमारी मातृभाषा या किसी बच्चे की जो भी मातृभाषा हो, जैसे मान लीजिए मेरी हिंदी है, तो मान लीजिए किसी की डोगरी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है, किसी की कन्नड़ हो सकती है, मराठी यहाँ पर हो सकती है, किसी बच्चे की यहाँ पर मीजो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो बच्चे की मातृभाषा होती है ना, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्या है? उसको सबसे महत्वपूर्ण माना है आपकी शिक्षा नीति 2020 के अंदर। और इस मातृभाषा का आपको सम्मान देना है। बच्चे की मातृभाषा को आपको क्या देना है? सम्मान यहाँ पर देना है। ये नहीं कि भाई मेरी मातृभाषा अच्छी है, कि भाई मेरी हिंदी है तो मेरी भी सबको हिंदी सबसे बढ़िया भाषा है। जो बच्चे की मातृभाषा है वो अच्छी है। तो ये एक बाधक का काम नहीं करती, ये एक संसाधन का काम करती है। क्या? ये एक संसाधन यानी कि एक रिसोर्स का काम करती है। तो पहला तो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कहता है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, इंग्लिश को प्रथम भाषा के रूप में यहां पर मना करती है शिक्षा नीति 2020। जो बच्चे की मातृभाषा है वो बच्चे की पहली मातृभाषा यहाँ पर होनी चाहिए। जैसा आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हो, क्या क्या है मातृभाषा? देखिए, मराठी वाले यहाँ पर आगे, ठीक है, बालाजी यहाँ पर आगे, असमी है यहाँ पर, डीबी रॉय की यहाँ पर, हिंदी है हीरा लाल साहू की, हिंदी है साहित्य मिश्रा की, हिंदी है फूल पत्ती वाला हिंदी, ये कैसा नाम है भाई? ठीक है, मैथिली है देवा कुमारी की, मैथिली भी है, वेरी गुड। मेहरा परवीन की उर्दू है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सभी की आपकी मातृभाषा है। तो क्या मातृभाषा है? पहली भाषा के रूप में इंग्लिश रखोगे? जी नहीं, पहली मातृभाषा बच्चे की आपकी पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो ये भी गलत। तीसरा कहता है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के, बहुभाषी यानी कि एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान। अब देखिए, शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल के अंदर अलग अलग भाषाएं उनको देखने को मिलती है। लाइक आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं देखोगे ज्यादातर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में देखोगे। लाइक केंद्रीय विद्यालय हो गए, एकलव्य मॉडल स्कूल यहाँ पर हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, उसमें आपके अलग अलग राज्यों का बच्चा है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा हिंदी बेल्ट का है तो हिंदी को जानता है, मान लीजिए कोई तमिल को जानता है, मान लीजिए कोई मराठी को यहाँ पर जानता है, मान लीजिए कोई यहाँ पर डोगरी को जानता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका मैथिली को जानता है। तो अलग अलग भाषा वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जब ये एक साथ पढ़ते हैं तो भाई अपनी भाषा में यहाँ पर बोलचाल करते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी वाला बच्चा मराठी वाली से यहाँ पर पूछ रहा है, और भाई तेरे यहाँ से सलमान खान का घर कितना दूर है, तो हिंदी में पूछा, तो मराठी वाले को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है, कि क्या कह रहा है। तो उधर से मराठी वाले ने मराठी में जवाब दिया कि मतलब जो भी उसने अपना आंसर दिया, तो हिंदी वाले को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो जब इस प्रकार से आपस में कम्युनिकेशन चलता है ना, तो कुछ समय के बाद बच्चे एक दूसरे की भाषा को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और भाषा से जुड़ी होती है उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, तो एक दूसरे के कल्चर को जानना शुरू कर देते हैं, रेस्पेक्ट करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं एक दूसरे के कल्चर को। तो इसलिए बच्चों की मातृभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। और इस मातृभाषा के आधार पर बात करी जाती है बहुभाषावाद की, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद की बात की जाती है। क्या? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद की यहाँ पर बात की जाती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद की यहाँ पर बात करी जाती है कि भाई पहले बच्चे की मातृभाषा में उसको आपको शिक्षण देना है, और उसके बाद बाकी की अन्य भाषा उसको सिखानी है, इंग्लिश सिखानी है, जो भी बच्चा सीखना चाहे वो यहाँ पर बच्चों को सिखानी है। ठीक है, तो बाल विकास के लिए जो बहुभाषी है, यानी कि एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान, उसके उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, उसके उच्च संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव लाभ होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि दूसरी भाषा बच्चों को आ जाती है, दूसरी भाषा के शब्दों का भंडार यहाँ पर आ जाता है, दूसरी भाषा की संस्कृति के बारे में बच्चों को जानकारी मिल जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। द्विभाषीय उपागम यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, जिन्हें हेल्प करता है। तो आंसर इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा। थर्ड के साथ यहाँ पर आपको जाना है, थर्ड वाला आपके सामने बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर देते जा रहे हो और बहुत बढ़िया आप लोगों की यहाँ पर स्पीड भी बनती जा रही है। ठीक है, अबे तो ये पूरी दुकान लेके कहाँ से आ रहा है? दुकान नहीं भाई, महीने का पहला हफ्ता है ना, तो मैंने होलसेल हफ्ता से सामान भर कर मंगाया है, वो भी घर बैठे। होलसेल हफ्ता? ये कौन सा नया स्कीम है? अरे कोई स्कीम नहीं, अपना मार्ट के ऐप पे ऑफर चल रहा है। जो दुकानदार होलसेल रेट पे स्टॉक खरीद रहे हैं, अब उसी रेट पे हमें सामान डायरेक्ट मिल रहा है। देख, आटा दाल चावल जैसे लूज आइटम पर 10 से 15 रुपया पर किलो पे भयानक डिस्काउंट है। और मेरे वो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का क्या? भाई वही तो, पार्ले बिस्कुट नमकीन कोल्ड ड्रिंक्स पे 50% ऑफ और बाय वन गेट वन ऑफर भी चल रहा है। भाई ऑफर तो सॉलिड है, पर इतना भारी सामान तुम मार्केट से लाया कैसे? मार्केट कौन गया, ये तो अपना मार्ट वालों ने मस्त घर पे डिलीवर कर दिया। सही है भाई, मैं भी ऑर्डर करके होलसेल हफ्ता का मजा लेता हूँ।
हाँ भाई, मैंने आपकी मातृभाषा पढ़ ली, जो जो आपकी मातृभाषा है मैंने पढ़ ली। मेरा टैब क्यों रुक गया ये? ठीक है, चलिए मैंने आपकी सारी मातृभाषा पढ़ ली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? पहला, बहुविषयक शिक्षा यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की यहाँ पर बात होती है। देखिए एनईपी 2020 के अंदर जब आप देखोगे चैप्टर नंबर 11, तो जो चैप्टर नंबर 11 है ना, जो आपकी हायर स्कूल एजुकेशन के लिए दिया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि उसके अंदर बात की गई है कि बच्चों को एक तो होलिस्टिक अप्रोच यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन देनी है। होलिस्टिक मतलब बच्चों का सभी प्रकार से विकास आपको करना है, और साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी आपने देखा होगा, जो आपका ईवीएस का सब्जेक्ट है, तो ईवीएस का सब्जेक्ट आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से, या ये वाला सब्जेक्ट होता है। सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट ये भी आपका मल्टी डिसिप्लिनरी वाला होता है, और जो आपका साइंस है ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी वाला होता है, यानी कि जिसमें कई सारे सब्जेक्ट को एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब बच्चों को तीसरी चौथी पांचवी में ईवीएस पढ़ाई जाती है, तो ईवीएस के अंदर ही सोशल साइंस एक साथ मिक्स करके बच्चों को पढ़ाई जाती है, अलग से नहीं पढ़ाई जाती। उसी प्रकार से मान लीजिए सोशल साइंस और साइंस यहाँ पर बच्चों को जब प्राथमिक के बाद बच्चा उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी में जाता है, तो सोशल साइंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, लाइक हिस्ट्री हो जाता है, आपका पॉलिटी हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, इकोनॉमिक्स यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, साइंस के अंदर आपका फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सोशल साइंस और साइंस भी एक साथ मिक्स करके पढ़ाए जाते हैं। सोशल साइंस अगर बच्चों को पढ़ा रहे तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे इतिहास अलग पढ़ा दिया, ज्योग्राफी अलग पढ़ा दी, ठीक है, सिविक्स मान लीजिए अलग यहाँ पर पढ़ा दिया, एक साथ यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाए जाते हैं सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है। आंसर आपके सामने पहला आंसर सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम कठोर नहीं होने चाहिए, लचीला होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल यहाँ पर होना चाहिए, तो सेकंड भी यहाँ पर आपके सामने गलत दे दिया। और तीसरा, योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट से ये बात करता है क्या कि आपको बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि समेटिव के हिसाब से। तो जो समेटिव असेसमेंट है उसको यहाँ पर शिक्षा नीति 2020 ने माना है थोड़ा नेगेटिव, कि समेटिव असेसमेंट का यूज नहीं करना, बस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोग इसको कर सकते हो। और उसके अंदर भी आपने देखा सीबीएसई 2 बार बोर्ड के एग्जाम दिया करेगा, तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के हिसाब से लेके चलना है, यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस बच्चों का करना है। और परीक्षा केंद्रित शिक्षण पद्धति नहीं अपनानी, आपको सिर्फ एक ही पद्धति अपनानी है, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनानी है। तो फ्रेंड्स आंसर इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, पहले के साथ यहाँ पर आपको जाना है, जो कि इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पर सही कह रहा है। चलिए बात करते हैं, ले भाई पानी दियो थोड़ा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नजर डालते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भाई एनईपी 2020 के भारत का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन यहां पर आपसे नेगेटिव पूछा है, बताओ भाई। भारत का ज्ञान, हमारे भारत के ज्ञान के बारे में यहां पर चीजें पूछी है। पहला, जो हमारा प्राचीन भारत है यानी कि जो पहले का भारत रहा है तो उसका ज्ञान, तथा जो आधुनिक भारत है तो उसमें योगदान। देखिए जो आपका नए वाला करिकुलम भी आया ना, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन वाला 2023 वाला जो करिकुलम यहाँ पर आया, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जो 2023 में यहाँ पर आया, तो ये करिकुलम भी भारत सरकार ने इसमें कहा कि भाई हमारे प्राचीन भारत की नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए और आधुनिक भारत की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का संयोजन यानी कि दोनों का मिश्रण यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि हमारे बच्चों को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास या प्राचीन भारत के बारे में पता होना चाहिए और आधुनिक भारत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों की बात आपके शिक्षा नीति 2020 और नए वाले करिकुलम के अंदर भी की गई है, जिसके ऊपर कभी कभी विवाद भी हो जाता है आपस में पार्टियों के बीच में कि नहीं नहीं ये तो भाई एजुकेशन के अंदर भी जो है ना इस प्रकार से धर्म को शामिल कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से योगा वगैरह इन चीजों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, तो एक राजनीति का विषय अलग हो जाता है। सारी बात जितनी भी पार्टियां है ना, सारी बात अपनी मैनिफेस्टो के अंदर करते हैं शिक्षा नीति 2020 के बारे में, लेकिन ढंग से कोई नहीं कर पाता। एक भी ढंग की पार्टी नहीं है जो एजुकेशन की पॉलिसी के ऊपर सही प्रकार से बात रख सके, इंप्लीमेंट करवाने की बात कर सके। ठीक है, क्योंकि पार्टियों को सिर्फ एक ही मकसद है, वोट लेने से, और वो कैसे ली जाती है, वो नेताओं को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता है कैसे ली जाती है। ठीक है, तो भाई ये तो आपके सामने पॉजिटिव हो गया, जबकि हमको क्वेश्चन नेगेटिव ढूंढना है भाई। दूसरा, जनजातीय स्वदेशी एवं पारंपरिक ज्ञान, जो हमारा यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, स्वदेशी ज्ञान है, उसको गणित, खगोल शास्त्र यानी कि मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन और कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है, आदि विषयों में शामिल करना बिल्कुल ठीक बात है, उसमें उसको शामिल करना चाहिए। देखिए बहुत सारी ऐसी पद्धति है, जैसे अगर मैं बात करूं बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के अंदर, हमारे देश के अंदर आधुनिक पद्धतियां है, बिना मेडिसिन के भी पुरानी जो जड़ी बूटियां होती है ना, उसके माध्यम से लोगों को ठीक कर दिया जाता है, तो भाई वो सेफ रहे, उसको हम लोग आगे बढ़ा सके, तो इस वाली बात को कहा गया है कि भाई उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने कहा कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर उपचार कर देते थे, जो पहले वेद होते थे, या हाथ की नाड़ी देखकर बता देते थे क्या बीमारी और कैसे इलाज यहाँ पर होगा, तो इन चीजों को शामिल करना चाहिए, लाइक मेडिसिन के अंदर आप इसको शामिल कर सकते हो, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कहता है सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि जो कल्चर का आदान प्रदान है, जैसे मैंने कहा हिंदी और मराठी वाले बच्चे में कल्चर का आदान प्रदान हो गया, उसके हेतु विभिन्न राज्यों का शैक्षिक भ्रमण करवाना चाहिए, यानी कि फील्ड ट्रिप या फील्ड विजिट करानी चाहिए। देखिए फील्ड विजिट आपकी ईवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, फील्ड विजिट आपके लिए भाई सोशल साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, और आपके साइंस के लिए भी हम इसको मान सकते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है कि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है तो नजदीकी जगह पर ले जाओ। मान लीजिए आपको बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में सिखाना है तो नजदीकी जगह पर ले जाकर आप उसको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से दिखा के उसको समझा सकते हो। अब देखो इसमें कितनी कमाल की बात कही है, इसमें कहा है कि अगर सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है, एक दूसरे के कल्चर का आदान प्रदान करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बच्चा तो प्रयागराज का है, क्या एक बच्चा यूपी के प्रयागराज का है, ठीक है, कहा कि एक बच्चा यूपी के प्रयागराज का है,
एक बच्चा बिहार के पटना का है, कहा का एक बच्चा बिहार के पटना का है। अब हमने क्या कहा कि भाई दोनों के कल्चर का आदान प्रदान करना है कि बिहार के और यूपी के कल्चर में मतलब क्या क्या समानता है, कौन कौन सी चीज अलग है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों का शैक्षिक भ्रमण, मुझे ईमानदारी से बता दो, मेरे पढ़ाए हुए कैंडिडेट यूपी के अंदर भी है, मेरे पढ़ाए हुए कैंडिडेट आपके बिहार के अंदर भी है, ठीक है। क्या बिहार या यूपी का कोई भी ऐसा स्कूल, मेरी बेटी भी कह रही थी, पापा आप तो गंजे हो रहे हो। जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम 10 साल से चल रहा था, उसे ट्राया ने 7-8 महीने में सॉल्व कर दिया। 10 सालों से बालों की यही कहानी थी, बहुत कुछ यूज किया, ERP, प्याज का रस, घर के तेल, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे थे। फिर मेरे बेटी ने कहा, पापा ये है ट्राया, इसे यूज करके देखो। ट्राया मेरे लिए उम्मीद की तरह साबित हुआ। उनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। मैं उनके वेबसाइट पर गया और मैंने उनका हेयर टेस्ट लिया, तो मुझे पता चला कि मेरा हेयर लॉस स्टेज 4 पे है और मेरा एक कस्टमाइज किट उन्होंने मुझे घर पर भेज दिया। ट्राया की ट्रीटमेंट मैंने बहुत ही सीरियसली ली। एक टाइम में अपना खाना भूल सकता हूँ, लेकिन ट्राया की ट्रीटमेंट लेने में मैंने बिल्कुल लापरवाही नहीं की। और आप मानोगे नहीं, लेकिन 7-8 महीने की ट्रीटमेंट के बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे बाल वापस आ गए। ट्राया ऐप पे अपना हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ किट ऑर्डर करो और 5 महीने में रिजल्ट्स देखो। कोई भी एक ऐसा स्कूल जो इस प्रकार से शैक्षिक भ्रमण करवाता हो बच्चों को कि बेटा आ जाओ, अपने नजदीकी जिले में तो लेके जाते नहीं है, दूसरे राज्य में तो ले जाने की बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने कहा शिक्षा नीति 2020 बना दी, 2026 चल रहा है, पता नहीं कब इंप्लीमेंट करवाएंगे भाई, इनकी माया यही जाने। लेकिन भाई ये करवाने की बात कही है, पॉजिटिव लगा दो, सरकार नाराज ना हो जाए, पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। अगला कहता है जो अर्जित ज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान आपने सीखा है उसके मूल्यांकन के लिए औपचारिक परीक्षा आयोजित यहाँ पर कराना। देखिए जो ज्ञान आपने अर्जित करा है ना, तो उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए औपचारिक परीक्षा यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कि समेटिव असेसमेंट लाइक बोर्ड के एग्जाम, ये नहीं करवाने। आपको क्या करवाना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाना है, कंटीन्यूअस असेसमेंट करवाना है। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। तो फोर्थ के साथ यहाँ पर आपको जाना है, क्या फोर्थ के साथ यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। एक कह रहा है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन है, बता दो भाई से बेगूसराय से कौन कौन सा है, ठीक है। क्या करेगा जान के भाई बेगूसराय से कौन कौन सा है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। एक कह रहा है समस्तीपुर से कौन सा है, जय बिहार, झंडा गाड़ दिया जय बिहार का ठीक है। महाराष्ट्र वाले भी आ गए, नहीं सर नहीं करवाते, मैं भी बिहार से, बिल्कुल। देखिए मैं वही बात कह रहा था कि नहीं करवाते, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए नहीं करवाते। हाँ कुछ